नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और फिर से लेकर हाजिर हूं दोस्तों सीटेट की अगली क्लास। और दोस्तों इसमें कुछ 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है कि इस बार ऑनलाइन लेगा एग्जाम सीटेट, उसके बाद से तुरंत बाद 26 दिसंबर को भी डेट प्रस्तावित होगी यूपी टेट की। तो दोस्तों दोनों को मिक्सअप करके बनाया, लेकिन इसमें सीटेट के प्रीवियस जो क्वेश्चन याद हैं उसी के आधार पर, जो कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ एज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे, चाहे मतलब जो सिलेबस दिया था जो पिछले सीटेट में था वही होगा, वही फॉलो करेंगे। तो उसी को पैटर्न पे दोस्तों बनाया गया है। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं वे उसके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप अपना काम कर दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है 30 तक 31 शायद हम लोगों ने कर दिया था। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? समझ, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग या फिर समस्या समाधान? बताएं दोस्तों किसके लिए किया जाता है? मानसिक उद्वेलन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो दोस्तों सबको पता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मानसिक उद्वेलन मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? इंग्लिश में भी अगर कोई और भाषा दे दे दोस्तों तो आप इसे समझिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है? क्रिएटिविटी के लिए होता है, मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये बात बोलता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि संप्रेषण कौशल में निहित है, ऊपर ले जाना पड़ेगा मिनट। संप्रेषण कौशल में मतलब कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है दोस्तों, कि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है उसमें संबंधित है क्या? बताएं। संप्रेषण कौशल मतलब क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन स्किल, उसकी बात कर रहा है कि संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा, लेखन। पहला दूसरा सही होगा, पहला दूसरा तीसरा सही होगा, या फिर कौन सही होगा बताएं दोस्तों? इसमें कौन सा सही होगा बताएं। बताइए। तो दोस्तों संप्रेषण कौशल क्या है? आपका बोलना भी सम्मिलित है, सक्रिय रूप से लिखना भी, सुनना भी है, शारीरिक भाषा भी है, लेखन भी है। इसलिए हमारा पहला तीसरा चौथा सही। संप्रेषण कौशल मतलब क्या होता है दोस्तों? आप जब किसी से बात करते हो तो आप बोलोगे तभी तो सामने वाला सुनेगा। सक्रिय रूप से सुनना, आप तो कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? केवल बोलना, मतलब केवल सेंडर और रिसीवर ना, तो उसे कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। मतलब एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया सेंडर, पूछता है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए सेंडर है मतलब बोलने वाला है, ये है क्या? रिसीवर। तो जब ये बोलेगा तो ये सुने ही ना तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। जब ये बोलेगा फिर उसका रिप्लाई देगा, तब उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, मतलब वार्तालाप, प्रॉपर वे वार्तालाप करिए। आप बोले, सामने वाला सुना, फिर उसने उसका जवाब दिया, तो वो हो गया क्या दोस्तों? कम्युनिकेशन हो गया। शारीरिक सक्रिय रूप सुनना, तो सुने, बोलेगा कब, रिप्लाई कब देगा? जब सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेगा और फिर उसका रिप्लाई करेगा, तो शारीरिक रूप से सुनना भी हो जाएगा। शारीरिक भाषा भी आप सुन के कैसा रिएक्ट करता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे होते हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। और लेखन तो मतलब आप लिख के भी बता सकते हो, मतलब किसी भी तरह से बोलकर अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हो, सुनकर भी अभिव्यक्त कर सकते हो। शारीरिक भाषा मतलब हाव भाव से बता सकते हो, या फिर लिख कर भी आप उसका अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हो। इससे चारों हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। नेक्स्ट है हमारा 34 कि CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है। बताएं दोस्तों, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है, बताएं। CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है सहयोगात्मक अधिगम, साथी समूह शिक्षण, ए और बी दोनों, या फिर आपका कौन है दोस्तों? व्याख्यान विधि। बताएं। CWSN चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, इसका अर्थ होता है दोस्तों चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। सी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां देखिए, इसका होता है चाइल्ड विथ स्पेशल स्पेशल नीड।
मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों को कौन कौन से मुख्य शिक्षण है? तो दोस्तों सहयोग के अधिगम से बिल्कुल सही बात है, साथी समूह शिक्षण से होता है। मैंने ए और बी दोनों सही है। व्याख्या विधि दे दोगे आपको, कोई उसे भी व्याख्या विधि तो जो नॉर्मल बात उनको उनके लिए सही नहीं होता दोस्तों, तो ये बड़े बच्चों में होता है, इसके लिए सही नहीं है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 35 क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है? मीडिया से, पुस्तकों से। देखिए निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से परिभाषित होता है। चलिए ऊपर चलते हैं। वयस्कों से अंतःक्रिया करने से, साथी समूह के साथ खेलने से। तो दोस्तों कैसे होगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा? वयस्कों से अंतःक्रिया, जब आप बातचीत करते हो तो क्या होता है? आपका विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट दोस्तों, चलिए बताएं, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन कहलाता है? दोस्तों बताएं, बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन कहलाता है? इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों। कौन सा है बैंकिंग शिक्षा का पिता? कौन है बताएं दोस्तों? फ्रेयर, जॉन फ्रेयर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रेयर। एक मिनट, फ्रेयर दोस्तों इसके पिता हैं, आप इसको कंसिडर कीजिएगा। फ्रेयर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है, बताएं दोस्तों? निगमन विधि, आगमन विधि, इंडक्टिव विधि, डिडक्टिव विधि, या फिर पुरोगमा विधि या प्रत्यक्ष विधि, बताएं दोस्तों? तो आप सबको पता है दोस्तों कि उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। मतलब पहले देखिए निगमन, इसे याद कीजिए, निगमन, नी से पहले क्या है दोस्तों? नियम। तो पहले इसमें क्या होगा दोस्तों? नियम होगा, फिर उसका से क्या होगा दोस्तों? उदाहरण होगा। इसमें देखिए आगमन में क्या देखिए? पहले उदाहरण होगा, फिर उसके बाद से क्या होगा? नियम होगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट कौन सा है? उदाहरण से, मतलब बच्चे को पहले आप उदाहरण दो, फिर उसके बाद से नियम की तरफ बनाओ। इसे विशेष से सामान्य की शिक्षण विधि भी कहते हैं दोस्तों। यही ऑप्शन हमारा बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, थर्टी है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, सी परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करने तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, या फिर डी व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन का प्रयोग करना। बताएं दोस्तों 38 वाला, ये सीटेट लेवल 2 फरवरी 2017 क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से तुम करते व्याख्यान से बात गलत कर दीजिए, बहुपरिप्रेक्ष्य निरुत्साहित वाली बात ही क्या है आपका? नेगेटिव आंसर है। प्रथम स्थान के लिए स्थान वाली बात नहीं है दोस्तों। चर्चाओं में के अवसर पर उपलब्ध कराना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है। छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने के लिए कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करे? श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि, मतलब कोई एक क्लास है तो आपने देखा वो जो ब्रेंच बना होता है उसमें नुकीले कुछ लोहे के जो निकले तो उसको रुई से ढक दिए रही है और कहती है छुओ और अनुभव करो। तो दोस्तों उसको छुएगा, अनुभव कौन करेगा? जो सुन नहीं सकता वो तो देख ही रहा है कि हाँ नुकीला है, मैम ने उस पर रुई लगाई हुई है। तो दोस्तों ये तो हमारा होगा नहीं, तो नॉर्मल सा आंसर क्वेश्चन था। सीख न सकने वाले, ये इसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, मतलब जो आंख से देख नहीं पा रहे हैं, वो जैसे ब्रेल लिपि क्या होता है दोस्तों, उसमें दाने दाने 7 दाने बने, तो उसको देख के अनुभव करते हैं ये अक्षर है या बी अक्षर है। उसी तरह ये दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ताकि देख के पता चल जाएगा, उन सबों को छूकर अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि
दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ाते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मतलब दो बच्चे हैं दोस्तों, एक ही अवतरण को मतलब एक ही पैसेज को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, इनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, समझाया नहीं होता तो दोस्तों पढ़ते नहीं। संभव नहीं है विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति अधिगम को प्रभावित विविध कारण विभिन्न गतिविधियों से प्रभावित करते हैं। संभव है क्योंकि अधिगम का अर्थ लगाना नहीं है। दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा, देखिए संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझा नहीं। दोस्तों ये तो पूछ ही नहीं रहा है, वो क्या करे, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण पढ़ते हैं, संभव नहीं है वो और विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए नहीं। ये देखिए संभव है क्योंकि व्यक्ति को अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या पता दोस्तों जो बच्चा है उसका मेंटल एज कम हो या फिर उसे अच्छे से समझा नहीं, उसे ध्यान नहीं दिया हो, अध्यापक पढ़ा रहे हो तो एक बच्चा ध्यान सुन रहा हो सक्रिय रूप से, अगला जो बच्चा है वो ध्यान से नहीं सुना हो, उसे समझ में नहीं आया होगा। तो कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, कई फैक्टर उसको प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों ये हो जाएगा संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, या फिर सो गया उसको नींद आ गई हो, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। क्या है बताएं दोस्तों, बताइए। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। शिक्षक के किसी, बताइए दोस्तों, थोड़ा मैं बैठ जाता हूं, बताइए। शिक्षक तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, या क्योंकि उसका कार्यभार बढ़ता है, या फिर शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक है, या फिर शिक्षक की योजना और शिक्षक में रुकावट बनता है। बताएं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आंसर पूछ क्या रहा है दोस्तों, देखिए शिक्षक तथा कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है तो गलत बात है। बच्चे के बारे में और शिक्षक जानेगा तो उसको समझ पाएगा कि बच्चा कैसा है, उसको किस विधि से समझ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों ये बात तो होनी ही चाहिए, उससे बच्चा जानेगा तो अध्यापक बच्चे को समझ पाएगा, बच्चा भी अभिव्यक्ति अपने अध्यापक से कर सकता है स्वतंत्र रूप से। तो दोस्तों ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इसके उसका कार्य बढ़ता है। बिल्कुल गलत है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना सामान्य में सहायक होता है। बिल्कुल, अभी मैंने बताया ही था दोस्तों, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट 42 क्वेश्चन हमारे पे चलते हैं। देखिए दिया है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारीवादी है और स्पष्ट आदित्य है कि क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये यहीं पे मैंने बता दिया था कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है दोस्तों। एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 क्या बोलती है कि अध्यापक क्या है, एक फैसिलिटेटर है। वो एक अधिकार वाला जमाना हम लोग के टाइम पे था, जब अध्यापक आता था बोलते थे बच्चे चुप, तो सब चुप हो जाते थे और किताब लेकर पढ़ने लगते थे। दोस्तों इसमें नहीं है, बच्चे का एज सुविधा प्रदाता है। दोस्तों ये आंसर सरासर गलत हो जाएगा। बी है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है, वो बल दिया जाता है। पढ़ने लिखने का मतलब नहीं दोस्तों, एनसीएफ 2005 का होता है क्या, हो सकता है बच्चा पढ़ने में कमजोर हो लेकिन अन्य किसी फील्ड में उसका हो सकता है खेलने में बढ़िया हो, बैडमिंटन में हो सकता है। सचिन तेंदुलकर दोस्तों अगर केवल पढ़ने में नहीं ठीक होता और उसका अध्यापक कहते कि नहीं खेलने में नहीं कुछ कर सकता, तो हमें वर्ल्ड कप नहीं मिलता या फिर इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं मिलता दोस्तों। तो क्या करता है आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 की बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी उसका जांच होना चाहिए कि किस, और जो हो सकता है पढ़ने में ठीक हो तो फुटबॉल में ठीक हो, बैडमिंटन में ठीक हो, स्विमिंग में ठीक हो, तमाम सारी बातें हैं दोस्तों। जैसे अभी देखिए नीरज चोपड़ा को इंग्लिश में दिक्कत होती है तो क्या वो गोल्ड मेडल लेकर नहीं आए, तो दोस्तों यही बात है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, तो शिक्षक अधिगम में आगे तो निष्क्रिय होते, दोस्तों ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसका बकवास क्वेश्चन आंसर है। जहां उनकी संवेगात्मक, बिल्कुल जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं।
मतलब उनकी बातों को अध्यापक महत्व देता है, भले वो निरर्थक ही हो क्यों वो ना हो, अध्यापक को सुनता है तभी बच्चा उसे दोबारा कहने में झिझकेगा नहीं और उनके संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वही क्या होता है दोस्तों, शिक्षण बेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा 43 कि शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्राप्त कर देंगे जिसके रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते और ज्ञान का ज्यों करते हो पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है वो हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। बताएं दोस्तों 43। देखिए दोस्तों इसका आंसर दिया है, शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना मतलब उनसे आशा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए सरल है। दोस्तों अध्यापक के लिए सरल करने के लिए अध्यापक बच्चा अगर एज इट इज प्रेजेंट कर देता है इसका मतलब रट रहा है, तो हमने अब पहले ही बताया दोस्तों रोट मोल जो होता है उसका क्या हम लोग खिलाफ हैं, वो इनसे खिलाफ है, उसे प्रोत्साहित नहीं करना है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तो दोस्तों ये कौन सा प्रभावी आकलन, जिसने आपने बताया उसने 1 2 1 3 होता है, बच्चे ने भी 2 1 3 होता है, नहीं 1 2 3 भी होता है, तो दोस्तों 1 1 1 भी 3 होता है, दोस्तों 5 - 2 भी 3 होता है। तो ये दोस्तों ये बात होनी चाहिए, एक प्रभावी आकलन युक्ति गलत है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते और ज्ञान को ज्यों करते हुए पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बिल्कुल कुछ भी बता सकता है बच्चा, अपने हिसाब से समझ सकता है दोस्तों, जो डिफरेंट वे में समझेगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइवर्जेंट थिंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर बोलते हैं दोस्तों, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ लीजिए इसको, कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, क्या दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड को कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। चलिए देखते हैं कि एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी को उसे याद करने को कहा जाता है। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि जहां ये शब्द आ जाए याद करने को, ये क्या है, सरासर गलत ऑप्शन है, बकवास को तुरंत काट देना है। नेक्स्ट है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है। दोस्तों ये क्या है, ये तो पुराना अध्यापन कार्य हो, जैसे हमारे जमाने में अध्यापक आता था क्लास में और एक वो करके ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन भी दी, तो इसको बकवास है, ये ऑप्शन सही नहीं है। सी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को व्यवहार शिक्षिका द्वारा किया जाने वाला पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि कक्षा में मुर्गा मुर्गी बनाना, ये सब क्या है, सब पहले की शिक्षा व्यवस्था थी। पुरस्कार और दंड संचालित करना, दंड वाली जहां बात है तुरंत काट दो। आप बच्चे को दंड तो देना दूर, उसे घूर के मतलब स्टेयरिंग जो सिस्टम होता है, स्टेयर भी नहीं कर सकते, आप घूर के देख भी नहीं सकते, वो भी क्या है बच्चे को हतोत्साहित कर देगा। इसलिए बकवास ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है और निगरानी करे भी। मैंने बताया था दोस्तों पिछले वाले कल वाले क्वेश्चन में कि बच्चे अध्यापक इंस्ट्रक्टर के रूप में धीरे धीरे बस जाकर निगरानी करेगा और उन्हें सहयोगात्मक अधिगम प्रदान करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षा कक्षा में शिक्षक लड़कों से यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। दोस्तों ये क्या है, तो इसी तरह पता चला है दोस्तों ये क्या जेंडर बैस को प्रेजेंट कर रहा है कि पक्षपात की, जाति भेदभाव का परिचायक है। तो जातीय भेदभाव नहीं है दोस्तों, इसमें लिंग भेदभाव की परिचायक है। लड़के लड़की के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण गलत, लड़के लड़की में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट, हाँ ये सही है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है कि लड़के ही रोते हैं, लड़कियां ही रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, तो ऐसा गलत है दोस्तों। इससे क्या होता है कि लोग रूढ़िबद्ध मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये एक दकियानुसी सोच बना लेना कि लड़के ही कमाएंगे, लड़कियां नहीं कमाएंगी, लड़कियां तो घर के लिए हैं, लड़कियां काम करने के लिए बनी हैं, लड़के नहीं बने हैं, लड़के बाहर जाएंगे। तो दोस्तों ये रूढ़िबद्ध सोच है जो यही प्रकट कर रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। नेक्स्ट है हमारा, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के शिक्षक को चाहिए कि, बताएं दोस्तों, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने के प्रयास करें, उन्हें इस कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें
शिक्षा में अलग बैठाएं, और डी ऑप्शन है दोस्तों कि उन पर ध्यान न दें। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन उसी तरह काट दीजिए, ध्यान न देवाने वाली, इधर आ जाइए। तो इसमें देखिए कौन सा होगा, तो उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देंगे तो उसमें कौन सा सुधार आ जाएगा, गलत है। उनके विषय में अधिक, यहाँ उन्हें कक्षा में अलग बैठाएंगे तो आप इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है कि आप एक साथ सबको बैठाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक प्रक्रिया में विद्यार्थी है, बताएं दोस्तों क्या है। तो बड़ा ही देखिए रीट में आया हुआ है, फरवरी 2016 में आया हुआ है। तो आश्रित चर कौन है दोस्तों, तो स्टूडेंट है। क्या है, आश्रित चर मतलब ये डिपेंड है ना टीचर पे और पाठ्यक्रम पे डिपेंड है ये। स्वतंत्र चर कौन है दोस्तों, इसमें स्वतंत्र चर कौन है दोस्तों, तो ये आपका टीचर है। अब इसमें मत लिख देना कि बच्चा स्वतंत्र चर है। अब मध्यस्थ चर कौन है दोस्तों, तो पाठ्य पुस्तक, इसको आप नोट एज इट इज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 48, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा एनसीएफ 2005 में शिक्षा की भूमिका है। तो मैं कितनी बार से कह रहा हूं दोस्तों, क्या है इसमें बताएंगे ऑप्शन, सुविधादाता मतलब एज ए फैसिलिटेटर। 49, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय जोड़ने का उद्देश्य तय था। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल ए सही है या दोनों ए और बी सही, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा विद्यालय में जोड़ने का मतलब क्या था, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बिल्कुल। तो ए और दोनों भी सही है। अगला है दोस्तों, बताएं दोस्तों, जब किसी विद्यार्थी के गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रहे तब वो अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है। मतलब पूछ रहा है जब बच्चे को किसी भी विषय का, इंग्लिश के प्रति उसका लगाव है तो इंग्लिश वाले टीचर को पसंद करेगा, गणित में लगाव है तो गणित वाले टीचर को पसंद करता है। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, इससे क्या होगा, बताएं। बताएं दोस्तों। यह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, उन विद्यार्थियों को संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। तो बताएं दोस्तों, तो इसमें बिल्कुल तीनों बातें सही हैं दोस्तों। वो उन बच्चों को पसंद करे जो गणित में अच्छे हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। और दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये इंग्लिश का पेडागॉजी शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पे यहां से देखिए दोस्तों, इंग्लिश का पेडागॉजी शुरू हो गया है। एक मिनट देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश एज एन। तो दोस्तों इंग्लिश क्या है, तो आपको पता है कि इंग्लिश अगर पूरे वर्ल्ड में पूछे, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों क्या है आपका इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है, ग्लोबल। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश इंडिया में क्या है दोस्तों, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन देखिए दोस्तों ऑफिस, देखिए यहाँ पे एक और बेटर ऑप्शन दिया है यहाँ पे, एज, अगर ये ऑप्शन दिया लगाइएगा, नहीं तो ये भी लगा सकते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऑफिशियल दिया तो ऑफिशियल लगाएंगे, और एसोसिएट दिया हो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज इज क्लासरूम बिकॉज। बताएं दोस्तों क्या होगा इसमें, रोल प्ले जो है आपका should be an integral part of every language classroom because it is an effective classroom management technique. It enables students to engage in meaningful talk, या it enables students to memorize the story, या फिर it enables girls and boys to interact freely। बताएं दोस्तों। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, जो बच्चों में एक रोल दे देते हैं ना, वो सिचुएशनल बेस्ड लर्निंग जो होती है, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बोलते हैं दोस्तों।
तो इसमें बच्चे को एक पार्ट दे दिया जाता है कि आप डाकिया बन जाओ, किसी को पोस्टमैन बना देंगे, किसी को जज बना देंगे और आपस में बात करने के लिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इट इज़ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए नहीं होता ये। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू इंगेज इन मीनिंगफुल टॉक, नहीं। इट इनेबल्स टू मेमोराइज, तो गलत बात है। इट इनेबल्स गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरेक्ट फ्रीली, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि रानी इज फ्रॉम दिल्ली, सी हैज टेकन एडमिशन इन स्कूल असम इन द, इसमें देखिए तो बड़ा ही अच्छा है, ये आ भी सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। दिया रानी इज फ्रॉम दिल्ली, मतलब रानी दिल्ली से है। सी हैज टेकन एडमिशन इन ए स्कूल असम, उसने असम में अपना क्या लिया दोस्तों, एडमिशन लिया हुआ है। रानी कहाँ से है दोस्तों, रानी कहाँ से है, दिल्ली से है, उसने असम में एडमिशन लिया हुआ है। इन द फाइनल एग्जाम, मतलब वार्षिक परीक्षा में सी फेस डिफिकल्टी, उसे कठिनाई अनुभव हो रहा है। राइटिंग इन कंपोजिशन बिहू, मतलब बिहू असम का त्यौहार है, तो वहाँ उस पर लिखने के लिए दिक्कत हो रही है। द नॉट प्रॉब्लम रीजन टू रानीज प्रॉब्लम, मतलब रानी कहाँ की है, दिल्ली की है, लेकिन उसने एडमिशन कहाँ लिया हुआ है, असम से। इन द फाइनल एग्जाम, और जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें वो बिहू पर कॉम्पिटिशन कुछ लिखना हुआ है, लेख लिखना है, तो वहाँ चूंकि वहाँ के उसके कल्चर से प्रभावित नहीं है, वहाँ के उस कल्चर को जान नहीं रही है, एज बस केवल एडमिशन लिए हुए उसको अभी कुछ ही महीने हुए हैं। और दोस्तों तो कैसे बता पाएगी कि बिहू में क्या होता है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर टू अंडरस्टैंड द स्कूल कल्चर, हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द स्कूल कल्चर। ये दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है और ऑप्शन। अगला है बी, सी इज नॉट हार्ड वर्किंग गर्ल, तो दोस्तों इस हार्ड वर्किंग वाली बात ही गलत है। हर बैकग्राउंड इज ए डिफिशियंट एंड इज नॉट ए पेयर विद स्टैंडर्ड स्कूल, गलत। देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन होम एंड एनवायरनमेंट एंड स्कूल करिकुलम, देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन हर होम एंड एनवायरनमेंट इन द स्कूल करिकुलम, दोस्तों ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए सही, बिकॉज इसमें दिया हुआ है कि हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर अंडरस्टैंडिंग द स्कूल, हर पेरेंट्स आर अनेबल टू हेल्प हर इन अंडरस्टैंडिंग द स्कूल कल्चर, नहीं स्कूल कल्चर में बात नहीं भी दोस्तों। हमारा ऑप्शन इसमें ये वाला सही होगा, देखिए एक मिनट, सी इज नॉट हार्ड वर्किंग गलत है। हर बैकग्राउंड इज डिफिशियंट एंड इज नॉट ए पार विद स्टैंडर्ड, नहीं स्टैंडर्ड स्कूल कल्चर, देयर इज डिसकंटिन्यू बिटवीन हर होम एनवायरनमेंट एंड स्कूल करिकुलम, बिल्कुल ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि उसके घर का कल्चर स्कूल के कल्चर, आसाम का कल्चर अलग अलग है, क्योंकि उसको घर आसाम का तो थी नहीं, वो दिल्ली की रहती थी, इसलिए उसको बिहू के कल्चर से परिचित नहीं है कि बिहू कैसा त्यौहार, इसमें क्या होता है, इसलिए मेन प्रॉब्लम उसका उससे है दोस्तों। हमारा ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर, इंटेंसिव रीडिंग पूछ रहा है दोस्तों कैसे होता है। देखिए इंटेंसिव रीडिंग फॉर इनराइचमेंट वैकेबुलरी, रीडिंग फॉर प्लेजर, दोस्तों जो रीडिंग फॉर प्लेजर जो होता है वो जो खुशी के लिए मतलब आनंद के लिए पढ़ा जाता है, जैसे नॉवेल वगैरह पढ़ा जाता है दोस्तों, तो वो क्या होता है उससे इंटेंसिव रीडिंग होती है, गहन अध्ययन। इंटेंसिव मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें गहन की बात होती है। तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है स्टॉर्मिंग, एक होता है स्कीमिंग। जब हम किसी विशेष मीनिंग को वेरीफाई करने के लिए डिक्शनरी में जल्दी जल्दी ढूंढते हैं तो दोस्तों क्या होता है, स्कीमिंग होता है। जैसे आप किसी एयरपोर्ट वगैरह जाते हो तो जो चेक करते हैं आपके पूरे ऊपर से वो लाई डिटेक्टर लेके, वो क्या करते हैं, वो एक विशेष मीनिंग को ढूंढते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कीमिंग बोलते हैं। तो एक पूछ रहा है, तो इंटेंसिव रीडिंग का रीडिंग फॉर इनहांसिंग वोकैबुलरी, रीडिंग फॉर डेवलपमेंट लिटरेरी सेंसिटिविटी, रीडिंग द टेक्स्ट एंड पार्ट्स ऑफ डिटेल्स, नहीं ये भी नहीं है। रीडिंग फॉर इनराइचमेंट ऑफ वोकैबुलरी प्लेजर, प्लेजर भी नहीं है दोस्तों। रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी और रीडिंग फॉर इनराइचमेंट वोकैबुलरी, तो दोस्तों ये है रीडिंग फॉर इनराइचमेंट, मतलब अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए दोस्तों होता है, इनराइचमेंट होता है अपने वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। इंटेंसिव दोस्तों ये नहीं देता, मतलब इसका बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ये है, देखिए ये भी होता है दोस्तों रीडिंग फॉर द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, मतलब जब किसी चीज को आप पढ़ रहे हो तो एक एक पार्ट को बड़ी डिटेल से आप समझ रहे हो कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो क्या होता है, गहन अध्ययन होता है दोस्तों। तो ये भी हो सकता है, और ये ऑप्शन ना हो तो ये भी आप मार सकते हो, वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए भी होता है। नेक्स्ट है हमारा आंसर क्वेश्चन 55,
विच ऑफ द फॉलोइंग help in the learning the second language without using the printed text. Which of the following helps in learning the second language, मतलब दूसरी भाषा, मतलब इंग्लिश भाषा का टारगेट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेकंड भी आ सकता है और ये भी आ सकता है टारगेट लैंग्वेज, सॉरी टारगेट लैंग्वेज भी दोस्तों, यहाँ पे सेकंड की जगह टारगेट लैंग्वेज भी आ सकता है, सेकंड की जगह दोस्तों टारगेट लैंग्वेज भी लिखा हुआ आ सकता है। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लर्निंग सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटिंग टेस्ट, सिचुएशनल अप्रोच, नेचुरल लैंग्वेज इमर्जन एंड ग्रामर ट्रांसलेशन विधि, बताएं दोस्तों क्या होगा इसमें, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, तो दोस्तों इसमें नेचुरल जो होता है आपका, ये वाला ऑप्शन जो है बेस्ट है आपका, ये वाला। एक मिनट दोस्तों, हैंग कर रहा है बोर्ड दोस्तों, एक मिनट। ये आपका नेचुरल जो है, ये नेचुरल अप्रोच जो है वो जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो मान लीजिए तमिल साउथ इंडियन से आया हुआ है और हिंदी मतलब यहाँ के इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम से आ गया, समझिए उत्तर प्रदेश में ही आ गया पढ़ने, तो उसे आपको पता नहीं है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, लेकिन आप उसे ऑडियो वीडियो के वे में दिखाओगे तो समझ में आ जाएगा हाँ, तो उसे वो नेचुरल अप्रोच है, वो उस चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। तो वही पूछा था दोस्तों, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 56 हमारा है कि बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि छोटे समय में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति मिलती है। दोस्तों हावी उसी तरह गलत लग रहा है दोस्तों कि हावी वाला कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है दोस्तों, ये तो उसी तरह गलत है। बी है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, यही दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है, जिसको क्या बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं दोस्तों, या कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं, या सहकारी अधिगम बोलते हैं, सहकारी अधिगम भी बोलते हैं दोस्तों, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंक वाले प्रश्न, परियोजना और विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। दोस्तों मैंने बताया था कि विद्यार्थियों का क्रम निर्धारित आप नहीं कर सकते, ये गलत है, सरासर गलत है। अध्यापक विद्यार्थी का क्रम लेवल नहीं लगा सकते कि कमजोर बच्चा है, ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, ये आपको लेवलिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी बच्चे को विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण कराता है, औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी या उत्पक्ष, कोई नहीं। दोस्तों फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो किसी बच्चे को जब कक्षा में आप उसके टेस्ट के हिसाब से, उसके लिखे हुए लेख के हिसाब से परीक्षा करा कर जब उसका जज करते हो आप, तो क्या कहते हैं दोस्तों, औपचारिक लर्निंग कहलाता है, मतलब औपचारिक विधि है वो। लेकिन जब आप किसी बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में करते हो दोस्तों, तो क्या है, अनौपचारिक है। वहाँ ऑप्शन बी, मतलब उसको खेलने में देखना, राइटिंग ऐसे वगैरह में उसको आप आकलन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, तो क्या अनौपचारिक है दोस्तों, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा बी है क्या, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है बताएं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है बताएं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कि उसके पास धन कितना है, उससे उस बच्चे को क्या लेना देना धन से उसके, तो दोस्तों ये तो होगा नहीं। उससे उच्च अधिकारी संपर्क होना चाहिए, उससे क्या मतलब है दोस्तों, उच्च अधिकारी संपन्न, सब बकवास ऑप्शन है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर हाँ ये भी देख लेते हैं दोस्तों, अगला आंसर भी देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों की उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, प्रतिष्ठा से मतलब नहीं दोस्तों, पर्याप्त, उसके अध्यापक के पास समस्या का जो है उसकी बच्चों की, उसे हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, मतलब कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, यही मतलब बेस्ट है ऑप्शन है हमारा। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। इसका मतलब
बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना दोस्तों। तो ये सब देखिए, जब सबसे पहले आपको अब जो उचित अवसर पर पहुंचना है दोस्तों, तो नेगेटिव वर्ड हटाते जाइए। निरस्त करने, अनुभव को निरस्त करना बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक का अध्याय क्रमवार पूरा करना, पूरा पाठ्य पुस्तक बात ही नहीं हो रही है दोस्तों। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछो, विद्यार्थी अपनी पुस्तकों में उत्तर लिखे, लिखना भी नहीं है दोस्तों। ये होगा बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर देना, मतलब उन्हें अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अपना अवसर देना ही द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।